नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए अगले लेक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तथा चालकोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल और लौह युग को आपने देखा है, जो लगभग प्राक इतिहास काल के तहत जो है, ठीक है, प्राक इतिहास काल के तहत आता था, जहां पे किसी प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, केवल टूल्स के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से, ठीक है, उस कालखंड को पढ़ा लिखा समझा जाता था। ठीक है, और अभी हम लोग हड़प्पा जैसी प्रथम नगरीय सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं प्रथम नगरीय संरचना या सभ्यता कैसी थी। आई हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसे किन नामों से जाना जाता है ये भी देख लीजिए। प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है, प्रथम सभ्यता, ठीक है, प्रथम आदियुगीन सभ्यता। चलिए क्रम में इसको हम लोग बाद में रख लेते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, आपकी समझ क्रमवार ढंग से जो देखा जाएगा। प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता, सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है जी, नगरीय सभ्यता। आइए ये प्रथम आदियुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? आदियुगीन सभ्यता मतलब प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री के तहत ही आता है आदियुगीन सभ्यता। क्या है आदियुगीन? किसे कहा जाता है आदियुगीन? तो आदियुगीन ऐसी सभ्यता है जहां पर साहित्यिक, प्लस पुरातात्विक
पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हो। दोनों साक्ष्य उपलब्ध हो, उपलब्ध है, ठीक है, दोनों साक्ष्य उपलब्ध है यहां पे। फिर बस एक दिक्कत यहां आ गई है कि ये जो साहित्यिक साक्ष्य है ये पढ़े नहीं जा सके हैं, पढ़े नहीं जा सके हैं, ठीक है। अर्थात पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखा पढ़ा समझा गया। ऐसे कालखंड को प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास काल के तहत रखा जाता है, ठीक है। ऐसे कालखंड को प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास काल के तहत रखा जाता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मतलब आदियुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो इतिहास कालखंड का वह इरा या युग जिसमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों के आधार पर दोनों साक्ष्य पाए जाते हैं, किंतु साहित्यिक साक्ष्य किन्हीं कारणों बस पढ़े ना जा सके हों, ऐसे कालखंड को आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है। आइए इसके बारे में देख लिया जाए, क्या है कांस्य युगीन। कांस्य, ठीक है। कांसा, ठीक। कांसा किससे मिलकर बना हुआ है? तांबा और टिन से, ठीक है। तांबा और टिन से, तांबा Cu और ये Sn स्टांसियम, ठीक है। तांबा, इन दोनों के मेल से आ रहा क्या? कांसा, कांसा। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तांबा प्लस पीतल प्लस जस्ता कुछ ऐसे पूछेगा, ठीक है। किससे बना हुआ कांसा? तो कांसा जो है ये हड़प्पा सभ्यता में पहली बार, ये कांस्य युगीन सभ्यता क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि पहली बार दो धातुओं को मिलाने की कला, ठीक है, दो धातुओं को मिलाने की कला सीख लिया गया, ठीक है। अभी तक क्या था? अभी तक आपने पढ़ा तांबा जैसी धातु का प्रचलन सबसे पहले, फिर आपने देखा कि अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां वगैरह गलाने के साक्ष्य मिले हैं, लौह निक्षेप पाए गए हैं, ठीक है। तो लोहा वगैरह मिल गया, ये अलग अलग धातुएं थी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो नगरीय सभ्यता आई है इसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये दो धातुओं को मिला के एक तीसरी धातु का जन्म हो रहा है, वो है कांसा। और इसी के आधार पे इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सुनने कहने में सामान्य दिख रहा है जरूर, लेकिन दो धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट को जानना
नए धातु का निर्माण करना, जाहिर सी बात है यह सभ्यता बहुत आगे अपनी सोच के कारण पहुंच चुकी थी और ये पहली नगरीय सभ्यता मानी गई है। ठीक है, तो ये हो गया। यही हम लोग और इसको डिटेल में देख लिया जाए। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा पहली नगरीय सभ्यता। ठीक है, अच्छा एक हाँ, देखिए ये आदियुगीन सभ्यता जो हम लोगों ने पढ़ा, इसकी वजह से क्या होगा, ये पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों पढ़ा नहीं जा सका है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पढ़ा नहीं जा सका है, क्यों? तो आप जानते हैं कि इसकी जो लिपि है, ठीक, लिपि वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसकी वजह से साहित्यिक साक्ष्य होते हुए भी हड़प्पा के बारे में साहित्य के माध्यम से जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो लिपि के बारे में, लिपि पढ़ी नहीं गई है इसकी। ठीक है, लिपि, अभी लिपि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आइए यहीं पे देख लेते हैं, ये प्रथम नगरीय सभ्यता मानी गई है। जैसे ही ये आपसे प्रश्न आएगा कि भाई हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन ये पहली नगरीय सभ्यता है, तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि द्वितीय नगरीय सभ्यता कौन सी होगी, तृतीय नगरीय सभ्यता, क्या और नगरीय सभ्यता हुई है क्या? तो आप यहीं पे देख लीजिए, द्वितीय नगरीय सभ्यता जो है या द्वितीय नगरीकरण कह लीजिए, है ना, नगरीकरण, ये 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद काल, पदकाल या सूत्रकाल से शुरू होता है। ठीक है, या सूत्रकाल से। और जो तृतीय नगरीकरण है ये तुर्कों के आगमन से, के आगमन से। ठीक, तो एकदम क्रिस्टल की तरह से क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता ये पहला नगरीकरण है। तो दूसरा कौन सा है, शूत्रकाल या महाजनपद काल, 600 से 300 बीसी वाला आप देखेंगे। और दूसरा तीसरा नगरीकरण जब तुर्कों का 712 में आप देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनबी गोरी, इनका अटैक होता है, ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो फिर आप जो सल्तनत काल का जो स्थापत्य देखेंगे, वहां पे एक नया जो है चीजें आपके समक्ष आएंगी और वहां तृतीय नगरीकरण माना जाता है। हाँ, अंग्रेज जब आए थे तो चौथा नगरीकरण पे विवाद है, चौथा नगरीकरण नहीं माना जाता है। ये तृतीय, तीन ही नगरीकरण अभी तक मान्य है इतिहासकारों के बीच में। ठीक, ये हो गया। कांस्य युगीन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कापर और टिन को मिलाया जाता है, इसे आपको देखना है। ये रहा आद्य युगीन से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। लिपि पढ़ी नहीं गई है, आइए देख लेते हैं इसकी लिपि के बारे में। चल, लिपि देख लेते हैं। लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि जो थी ये
द्विभाषीय लिपि थी। लिपि द्विभाषीय या चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि थी। दो भाषीय लिपि या चित्रात्मक लिपि थी। फिर समस्या कहां आई जब इतना सब क्लियर है? देखिए भाई, दो भाषिया है। अब दो भाषिया जो लिपि है ऊपर से चित्रात्मक है, तो आइए देखते हैं लिपि कैसी थी। तो लिपि है लिपि में मछली की आकृति बनी हुई है, यू आकृति बनी हुई है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। अब आप ये देखिए कि सामान्यतः जो ये आकृतियां हैं, ठीक, ये जो सामान्यतः आकृतियां हैं, ये लग रहा मछली। तो जो मांसाहारी होगा प्रथम दृष्टया उसे लगेगा कि तो अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन हो सकता है वहां मछली दिखाने पे दंड दिया जाता हो, या इसका मोटिव कुछ और हो। हम लोग मछली जानते हैं, लेकिन मछली के नाम पे हो सकता है वहां पे कोई और दंड का विधान हो, या कुछ भी में भी हो। तो ये सामान्यतः तो ये मछली दिख रही है, लेकिन इसका मीन माने क्या है उस कालखंड में ये ज्ञात नहीं है, जिसकी वजह से यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी थी। अच्छा, तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा इसमें कि कुल अक्षर कितने मिले हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, कुल अक्षर कितने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप समझिए यूपीएससी वाले 400 से लेकर 500 के बीच, ठीक है, 500 अक्षर। अब यहां बड़े चालाकी से 400 से 500 के बीच में कोई डाटा डाल देगा, कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में 467 अक्षर की प्राप्ति हुई है। कितना? 467। क्या सही है? तो हमने आपसे बताया 400 से 500 अक्षर। एसएससी जैसे एग्जाम, छोटे एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाता है कि 500 अक्षर, लेकिन आपके यहां नियर अबाउट, ठीक है, 500 अक्षर भी बता दिया गया है, 400 से 500 के बीच में है। कोई डाटा रहेगा कथन कारण में तो आप समझिएगा कि हाँ, इससे कम ना होने पाए, इससे ज्यादा ना होने पाए। ठीक है, 400 से 500 अक्षर। चित्र कैसे हैं? ऐसे हैं। ये कठिनाई पैदा हुई। दूसरी कठिनाई क्या थी, आइए उसे भी देख लेते हैं। इसकी शैली क्या थी? शैली, शैली कैसी थी? ठीक है, इसकी शैली कैसी थी? जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी शैली है भैया, मानिए ये पिक्चर है। अब ये देखिए, पन्ना जब खोलते हैं तो ये दायां वाला भाग होता है, ये बायां वाला भाग होता है। बायां, ये बाएं से लिखा गया है, बाएं से लिखा गया है, ये दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखा गया है, ऐसे। ठीक है, मतलब पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, आप देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं? दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि कैसे, उर्दू कैसे लिखते हैं आप खरोष्ठी लिपि में? इधर से बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन इसने क्या किया कि बायां जो है, या बाएं से क्या है, ये दाएं आ रहे हैं, दाएं से बाएं ऐसे जा रहे हैं। अब ये आकृति बनी, तो इस शैली को क्या नाम दिया गया? ब्रुस्टाफेदेन शैली, फेदेन शैली। अब देखिए भैया,
आपके लिए ये कठिन बन सकता है कि अरे सर बुस्टाफेदेन ये क्या है। कुछ नहीं, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है बुस्टाफेदेन शैली। देख रहे हैं कैसे इसी को कहा गया, इसी को और किस नाम से कहा गया है, इसी को नाम कहा गया हलावर्त शैली। हलावर्त शैली, हलावर्त शैली मतलब हल लेके किसान ऐसे जाता है, ठीक है, और फिर मुड़ जाता है इस तरह हल लेके। तो आप देखिए ऐसे गया, ऐसे ऐसे जुताई कर रहा है, इसे हलावर्त शैली भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है गौमूत्रिका शैली। गौमूत्रिका शैली, ठीक है, क्या कहा जाता है, गौमूत्रिका शैली। ठीक, शाम को गाय जब चर के घर की तरफ आती है तो आप देखते हैं वो बाथरूम करती है, ठीक है, और उसके पैर पे वो गिरता है जमीन पे, तो आप देखें जिक जैक फार्म में इस तरह चलती है, और जिक जैक फार्म में, ठीक है, एक आरेख इस तरह से ऐसे ऐसे बनता है, इसी को गौमूत्रिका शैली कहा जाता है। इसी को आप देखते हैं सांप ऐसे ऐसे चलता है, सर्पिलाकार शैली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न नामों से पूछा जा सकता है। आप क्या समझेंगे, बाएं से दाएं भैया, दाएं से बाएं इस तरह से चल रहा है शैली, इसका अंग्रेजी वर्जन है बुस्टाफेदेन शैली, इसी को कहा जाता है। देसी वर्जन हलावर्त गौमूत्रिका शैली या सर्पिलाकार शैली। कितने अक्षर की प्राप्ति है, तो 400 से 500 अक्षर की प्राप्ति है। कठिनाई किस लिए हुआ, क्योंकि ये द्विभाषिया है। दो भाषिया मतलब चित्र दिख रहा है। अब चित्र का हम लोग तो कुछ और सोच रहे हैं कि मछली वगैरह मिलने वाली है, बट हो सकता है वहां मछली दिखा के मृत्युदंड का विधान हो, ठीक है। तो ये कहने का सेंस ये है कि ये चित्रात्मक शैली होने की वजह से पढ़ने में थोड़ा कठिन साध्य है, क्योंकि दो भाषाओं से युक्त है, अतः कठिन साध्य है। ठीक, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि इसके वजह से हड़प्पा सभ्यता में लिखित साहित्य तो मिले हैं। जैसे हड़प्पा, अभी हम लोग चलेंगे हड़प्पा साइट पे, तो वहां पे एक स्थल आपको मिलेगा, इसी गुजरात में मिलेगा, धौलावीरा। धौलावीरा, और इसी धौलावीरा से एक स्लेट पाया जाएगा। इस स्लेट में कुछ लिखा हुआ, ये अभिलेखी साक्ष्य के तौर पे है, कुछ लिखा हुआ इसमें पाया गया। तो इसके मतलब साहित्यिक साक्ष्य की पुरातात्विक पुष्टि होती है, ये स्लेट पे लिखा हुआ, ठीक है, साक्ष्य है, और इस तरह चित्रात्मक शैली है जिसकी वजह से लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। वैसे आप देखेंगे मन के मृदभांड सब पे इस तरह से लिखे मिल जाते हैं, बकायदा एक स्लेट मिला हुआ है, तख्ती जिसे कहा जाता है, जिस पे लिखा हुआ इस तरह। बट दो भाषिया होने की वजह से चित्रात्मक लिपि के कारण ये पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक, जिसकी वजह से आदि इतिहास काल में रखना मजबूरी इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब साहित्यिक साक्ष्य डिकोड नहीं हो पाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों के ही आधार पे हड़प्पा सभ्यता का लेखन संभव हो पाया। इसीलिए जैसे पहला आपने पढ़ा प्री हिस्ट्री, जहां पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, तो वो भी पुरातत्व के आधार पे पूरा पाषाण काल आपने पढ़ा, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में साहित्यिक साक्ष्य की उपलब्धता के बावजूद लिपि न पढ़े जाने के कारण पुरातात्विक स्रोतों के ही आधार पे हड़प्पा सभ्यता का लेखन संभव हुआ, ठीक। अतः इसे क्या कहा जाता है, आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। समझ गए हो। आइए अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता हो गई, प्रथम कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम
आदियुगीन सभ्यता या आदियुगीन सभ्यता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है आदियुगीन सभ्यता का एग्जाम्पल क्या, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अब क्या देखा जाए, अब ये देखा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये भैया दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसकी सबसे व्यवस्थित विकसित सभ्यता मानी जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे व्यवस्थित एवं विकसित सभ्यता मानी जाती है। ये साधारण सभ्यता नहीं, यहां से पाए गए ढकी हुई नालियां इतनी उत्कृष्ट थी कि आज भी यूरोप के 40% देश उतनी उत्कृष्टता नहीं प्राप्त कर पाए। आप समझ सकते हैं कितनी वीआईपी सभ्यता थी। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की क्या थी, ये दक्षिण पूर्व एशिया की, एशिया की व्यवस्थित सभ्यता थी। ठीक है, सबसे व्यवस्थित सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये जो सभ्यता आई हड़प्पा सभ्यता, नामांकन अभी हम लोग बाद में देखेंगे, इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे व्यवस्थित सभ्यता है, ये इसकी समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो हम देखेंगे ये ह्वांगहो नदी है, ह्वांगहो नदी, ये सिंधु नदी है, सिंधु, ये मकरान तट है, सऊदी अरब लाल सागर, ठीक है, लाल सागर, भूमध्य सागर, यहां देखेंगे इराक, इराक आधुनिक इराक। ठीक, यहां एक नदी बहती है दजला फरात, दजला फरात, फरात नदी, दजला फरात नदी। ठीक है, दजला फरात नदी, इसके तट पे एक स्थान है मेसोपोटामिया, 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 दजला फरात, इसी को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता, सभ्यता। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ये ह्वांगहो नदी के नीचे है चीन की सभ्यता, सभ्यता। ये सिंधु नदी के तट पे क्या है, हड़प्पन सभ्यता, सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ये मिस्र की नील नदी है, नील नदी, इसके तट पे मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, जो पुरानी एनसीईआरटी है रामशरण शर्मा के अनुसार हम चीजों को चर्चा कर रहे हैं इस समय। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये जो चार समकालीन सभ्यताएं दिखाई दे रही हैं, हड़प्पा सभ्यता,
चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता, ये चारों जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, ये इसकी समकालीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? समकालीन सभ्यता, सभ्यता, समकालीन सभ्यता। अब सर यहां प्रश्न ये आपके समक्ष आएगा कि सर हमको समकालीन सभ्यता आप क्यों बता रहे हैं? जब बात हड़प्पा सभ्यता की है तो समकालीन सभ्यता क्यों? क्योंकि आपको इसलिए इसकी जानकारी दी जा रही है कि हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं हैं, जो रिलेशन जैसे आप हों और आपके समकालीन या क्लासमेट कुछ मित्र, किससे होगा? अपने आसपास परिवेश के जो यार मित्र हैं। उसी तरीके से इस दौर, इस कालखंड की जो सभ्यता आ रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो समकालीन सभ्यताएं हैं, इस चीन की सभ्यता है, यहां मिस्र की सभ्यता है और ये नील नदी की सभ्यता। मतलब यहां से परीक्षक आपसे जो क्वेश्चन उठाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, वाणिज्य या कल सभ्यताओं से होता था, तो आपको दिख रहा किन नदी के किनारे है? पूछा जाएगा दजला फरात नदी के किनारे, क्या सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया? किस देश में है? इराक में है। ठीक है, ये मिस्र में है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे, और ये ह्वांगहो नदी के चीन की सभ्यता इसकी समकालीन है। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा गया है कई बार, जैसे अगर इधर जाइए तो इधर उत्तरी अमेरिका मिल जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ माया सभ्यता, यूरोप में ग्रीक सभ्यता, रोम की सभ्यता, तमाम सभ्यता, क्रीट सभ्यता, है ना? में थे तो हमारे क्लास अदर स्कूल का बता रहा, तो हमसे क्या लेना देना? हमारा जो लोकाचार या जो जो बिहेव, समझ गए? ठीक है, तो कहने का सेंस है यहां आप अन्य सभ्यताओं को बाहर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बेबीलोनिया की सभ्यता हो गई। ठीक है, सॉरी, बेबीलोनिया की सभ्यता, इसी सुमेरियन को कहा जाता है, बेबीलोनिया। ठीक है, ये इसी का प्राचीन नाम है, फिर सुमेरिया, फिर मेसोपोटामिया। ठीक, तो ये हो गया इसके समकालीन सभ्यताएं हैं। इसके इतर माया सभ्यता, ग्रीक, क्रीट सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं यूरोप वगैरह की हैं, रोम वगैरह, तो ये इसकी समकालीन नहीं है, इसलिए आप इन्हें बाहर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन जाएगा कि आप जो है इसका जो सांस्कृतिक संबंध किससे होगा? जाहिर सी बात है इन्हीं सभ्यताओं से होगा, नील और मेसोपोटामिया या ह्वांगहो चीन से। ठीक है, इसकी और यहीं पे पूछा जाएगा व्यापार सभी सभ्यताओं से, इन चारों से होगा, लेकिन मुख्य रूप से किससे व्यापार होता है? मेसोपोटामिया से। तो अभी आप भौगोलिक परिचय के तहत हैं, पहले लोकेशन को देख लीजिए, इसके बाद आप खूब पढ़ेंगे। यहाँ लोथल है और इसी मार्ग से फारस की खाड़ी से होते हुए जहाजें जाएंगी, ये बंदरगाह नगर है और यहाँ से व्यापार होगा मुख्यतः। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें समकालीन सभ्यताएं कौन सी है? मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बेबीलोनिया इसे कहा गया है, मिस्र की नील नदी और ह्वांगहो नदी पे चीन की सभ्यता। इन चारों, इन सभी में हड़प्पा सभ्यता जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्थित सभ्यता मानी जाती है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपने देख लिया कि इसकी लोकेशन कहां पे है। अब जो अगला विवाद आता है, ठीक है,
इसके नामांकन को लेके पहले देख लेते हैं इसके डेट को लेके, तिथि को लेके, कि इस जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो आई, ठीक है, समझ में आ गया कि भाई हड़प्पा सभ्यता कहां पे उद्भूत हुई। ठीक है, नामांकन का प्रश्न हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी इसके तिथि से संबंधित विवाद है, इसको क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, तिथि, तिथि क्या है ये देख लेते हैं, डेट है ना, ये भी क्लियर कर लीजिए। जितना क्लियर रहेंगे आप, परीक्षक आपको यहां से चेक करने की कोशिश करेगा और आपको फंसा नहीं पाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, इसे और किन नामों से जाना जाता है इसका चर्चा लास्ट में, अब तिथि से संबंधित समझ लीजिए। देखिए, सबसे मोटा मोटा जो आपके समक्ष आता है कार्बन डेटिंग है, कार्बन C14 है। इसके वैज्ञानिक तरीके से निकाला गया तो 2350 BC से लेकर 1750 BC इसकी डेट आई। ठीक, कार्बन डेटिंग से। ठीक, अभी ये पुरानी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी, चलिए ये पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी क्या कहती है अभी बाद में करते हैं, क्यों कहेगी ये भी देख लिया जाएगा। चलिए, 2350 BC से 1750 BC, कहीं कहीं 2300 BC से 1700 BC भी मान लिया जाता है। मोटा मोटा आप जानिए 2350 से 1750, 17 3 और ये 3, लगभग 600 वर्षों की ये विकसित हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। इनके 2300 से 1700 करेंगे तब भी हो जाएगा, और 2350 से रहेगा 1750 तब भी रहेगा। अब यहां ध्यान रहे सभी अभ्यर्थी, यहां डाटा रटना नहीं है। अगर वो 2300 से 1700 भी कह रहा, ओके, 600 मोटा मोटा आप समझ जाइए 600 साल की। 2350 ये रामसर शर्मा की एनसीईआरटी से है, 2350 से लेके 1700, लेकिन कहीं एक जगह पूछा गया था, क्योंकि अभी अनुमान था, अभी क्यों पूछा जाएगा अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। चलिए, ये तो आपने देख लिया। जो हड़प्पा सभ्यता, जैसे मान लीजिए कि ये किसी विकसित सभ्यता, किसी व्यक्ति के, हम कह रहे हैं खली जो है 7 फीट का आदमी, 8 फीट का आदमी है, इतना ताकतवर होगा, तो खली कभी जो है छोटा बच्चा भी तो रहा होगा। अगर खली को या किसी सभ्यता को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है, तो उसका जो शैशव अवस्था वहां से लेके उसके वृद्धत्व अवस्था को पूरी तरीके से डिकोड किया जाए, तब उसके पूरे जीवन चक्र को ठीक से समझा जाए। नहीं तो अमूमन हम लोगों ने खली को तब जाना, या हड़प्पा सभ्यता का जब मैच्योर अवस्था था तब जाना। जैसे हमसे आप पढ़ रहे हैं, हम मैच्योर लेवल पे हैं, तो हमसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा शैशव अवस्था, किशोरावस्था भी रहा होगा, हमारा स्ट्रगल फेज भी रहा होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस है, जो भी सिविलाइजेशन हम लोग देखते हैं, इसका एक बृहद टाइम जोन होता है। आइए हम लोग देखते हैं, बृहद तरीके से देखा जाए तो ये 3600 BC से लेकर 1300 BC तक ये फैली नजर आती है हड़प्पा सभ्यता। कहां से कहां तक? 3600 BC से लेकर 1300 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC मतलब कि ईसा के जन्म के पहले। ठीक, तो 3600 BC से लेकर 1300 BC, ये प्रॉपर इसका टाइमिंग है पूरे हड़प्पा का, 600 से लेके पतन तक की बात। अब इसको हम लोग बांट लेते हैं, जो पूर्व हड़प्पा है, पूर्व हड़प्पा है, हड़प्पा, इसका टाइम जोन 3600 BC से लेकर 2600 BC माना गया, 1000 साल 2600 BC माना गया। ठीक, एक प्राक हड़प्पा है, प्राक हड़प्पा का टाइम जोन ये 2600 BC से लेकर 2350 BC तक माना गया। और जो हड़प्पा हमारी किताब में है, जिसे हम पढ़ते हैं, मैच्योर हड़प्पा जिसे कहा जाता है, या परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व
हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा का जो टाइम जोन है वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी है, जिसे कार्बन डेटिंग से डिकोड किया गया था। ये परिपक्व हड़प्पा हो गया या विकसित हड़प्पा कह लीजिए। इसके बाद जैसे हम युवा अवस्था में आ गए तो हमारा पतन भी होगा ना, वृद्धत्व अवस्था। इसे कहा गया पतनोत्तर, ठीक है, या उत्तरवर्ती हड़प्पा। पतनोत्तर या उत्तरवर्ती हड़प्पा, उत्तरवर्ती शब्द ज्यादा ठीक है। उत्तरवर्ती हड़प्पा या वृद्धत्व हड़प्पा, ठीक है। ये कब से कब है? ये 1750 से लेकर बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। ध्यान रहे कि 1300 बीसी के पहले 1500 बीसी से 1000 बीसी हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। मतलब ऋग वैदिक काल में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, 1300 तक प्राप्त हुए हैं पतन के साक्ष्य, ठीक है। ये तो इसका बृहद हो गया। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा कि सर एक लाइन का वो था, वो तो ठीक था, अब इतना कैसे याद किया जाएगा? तो याद आपको नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये जो परिपक्व हड़प्पा है, जो है, जैसे इसको आप देख लीजिए, पूर्व हड़प्पा मतलब एक जीवन की 4 अवस्था का वर्णन कर लीजिए। जैसे शैशव अवस्था है, ये इसका 1000 साल है। और ये प्राक हड़प्पा मतलब किशोरावस्था, जैसे पाषाण काल में आपने माइक्रोलिथेज पढ़ा, संक्रमण की अवस्था, वैसे ही अपने जीवन में एक किशोरावस्था आता है जहां पे ना शैशव भी विद्यमान होता है और युवावस्था के भी लक्षण आ रहे होते हैं। अब मनुष्य जो है ना तो पूर्णतः युवा भी बन पाता है, ना तो पूर्णतः शैशव शिशु ही रह जाता है, उसके बीच की वयः संधि में वो रहता है। कभी कभी बच्चों जैसी हरकत करता हुआ नजर आता है, कभी कभी बड़ों जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि ये मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो कहने का सेंस है ये प्राक हड़प्पा, और इसी प्राक हड़प्पा के बाद मैच्योर हड़प्पा है, युवावस्था वाला हड़प्पा जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन अगली जो नई एनसीईआरटी आई है वो ये किशोरावस्था वाले हड़प्पा और ये परिपक्व हड़प्पा को मिला के इसका टाइम जोन दिया है। अर्थात वो मानता है 2600 बीसी से लेकर, ठीक है, 1900 बीसी। ये पूछा गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि 1750 तक नहीं, 1900 से लेके 2600, मतलब ये 700 बीसी तक जो है मैच्योर हड़प्पा मानते हैं। तो ये एनसीईआरटी मान रही है आधुनिक तरीके से। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि 2350 कह लीजिए, या ये कह रहे हैं 2600, जो प्राक 2600 से लेके 1750 के बीच में कोई भी डाटा आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसी संबंध कुछ इतिहासकार इसे प्राक हड़प्पा के तहत नहीं मानते, कुछ और गहराई से डिफाइन करते हैं, इसे प्राक हड़प्पा मैच्योर हड़प्पा 2350 से मानते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेट को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि आपको मान लिया गया कि 15-16 साल से ही, 13 साल से ही आप बड़े हो गए, आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, और कुछ व्यक्ति 25 साल में भी बड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का सेंस है वो विद्वानों का विषय है, आपका विषय होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग से 2350 पुराने एनसीईआरटी से, नई एनसीईआरटी जो इसका टाइम जोन मान रही है वो 2600 बीसी से 1900 बीसी, वो 600 साल या 700 साल बढ़ा के। लेकिन जो पतन वाली हड़प्पा है, उत्तरवर्ती हड़प्पा, ये 1300 तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पतन और उत्थान में अंतर यही है कि जिन आधारों पे हम विकसित हड़प्पा की संरचना को पढ़ते हैं उसकी भव्यता को पढ़ेंगे, पतन में वही आयाम डाउन हो जाएंगे, डाउनफॉल पतन में दिखेगा, ठीक है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज हम लोग जो है इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये इसका टाइम तिथि वाला मामला है, और ये तिथियों के हिसाब से कार्बन 14 से 2350, नहीं तो 2650 से 1950 आप देखिएगा। बृहद तरीके से आपको समझने के लिए अगर देखना है तो ये 3000 से लेके, ठीक है, 300 बीसी के बीच में
सॉरी 1300 बीसी के बीच में इसका टाइम जोन है, लगभग इतना लार्ज है। ठीक, समझ गए होंगे। अब आ जाइए, अगला जो इसका विवाद है नामांकन को लेके। नामांकन को लेके क्या विवाद है, देखिए। ये सभ्यता कहाँ खोजी गई? इसी सिंधु नदी घाटी के आसपास खोजी गई। अब सिंधु नदी घाटी जो बनी है, ये सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, लगभग 7 इस तरह सहायक नदियां हैं, उसी के आसपास ये है। तो जिस नदी घाटी में इसकी उपस्थिति मिली हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, सभ्यता की, तो पहला तो नामांकन हुआ कि इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता रख दिया जाए, सभ्यता, ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी के आसपास विकसित हुई है सभ्यता, जिसकी वजह से इसका नामांकन यथोचित क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है, सिंधु नदी घाटी, सिंधु के साथ में चिनाब, ब्यास, झेलम, ठीक है, सतलज, इनके आसपास इसके पाए जा रहे हैं साइट, तो ये उसी की सहायक नदियां हैं, तो क्यों ना इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कह दिया जाए। और कहा भी जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा था, ये मान लिया गया कि चलिए ठीक है। लेकिन एक दल आया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से खोजे गए, ये सरस्वती नदी के तट पे विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सरस्वती नदी के तट पे जो है ये गुजरात में खोजे गए। इस साइट में सबसे ज्यादा स्थल स्वतंत्रता के बाद खोजे गए। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा इसको सरस्वती सभ्यता इसका नाम रखा जाए, सरस्वती, सरस्वती सभ्यता, सभ्यता इसे कहा जाए, है ना, सरस्वती सभ्यता, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल गुजरात और ये सरस्वती नदी के तट पे ज्यादा प्राप्त हुए हैं, है ना, इसलिए राष्ट्रवादियों का दबाव था कि नहीं सरस्वती सभ्यता कहा जाए। लेकिन ये सिंधु सभ्यता के आसपास जो है ज्यादा उसके जितने सहायक नदी वहीं पे इसके स्थल मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता ज्यादा बेटस था, लेकिन राष्ट्रवादी अपने तरीके से रखना चाह रहे थे। अब इनके दोनों लोगों के बीच कंट्राडिक्शन हुआ, तो इतिहास में जब विवाद इस तरह के उत्पन्न हो जाते हैं, तो लोक व्यवहार में यह प्रचलित है कि जहां से पहला स्थल की खुदाई हुई हो, उसी के नाम पे उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है, कि जिससे कोई विवाद ना हो। तो आप देखते हैं कि जब यहाँ पे रावी नदी के तट पे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का 1921 में दयाराम शाहनी द्वारा इसे खोजा गया, जिसके वजह से पहली साइट होने की वजह से, ठीक है, इसका नामांकन हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। जो हड़प्पा सभ्यता जो अभी तक सबसे सर्वमान्य जो है माना गया था, हड़प्पा सभ्यता, लेकिन अभी जो सरकार आई है, ठीक है, इस समय जो राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार आई है, इस समय इस चैप्टर का नाम फिर बदल चुका है, और इसका नाम क्या हुआ कि जो विवाद था ये सिंधु और सरस्वती सभ्यता का, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु से सरस्वती के आसपास दिखाई दे रहा है, तो अब इसका नामांकन जो चौथा सबसे लेटेस्ट है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता,
सभ्यता। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका लेटेस्ट वर्जन जो कह लीजिए, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ये नामांकन का विवाद था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, राष्ट्रवादियों ने दबाव बनाया, ठीक है, इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाए। तो दोनों के विवाद को हल करने के लिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ज्यादा उपयुक्त माना गया, लेकिन अभी हालिया में इसका नाम बदल के सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा इसका नामांकन से संबंधित विवाद। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे कि सिंधु सभ्यता का विवाद समाप्त हो गया, तिथि का विवाद समाप्त हो गया, इसके लिपियों से संबंधित चीजें यहाँ पे देख लिया गया। अब इसका एक्चुअल जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उसके भौगोलिक विस्तार को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।